विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए आपको हमारे चैनल पर आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। अपने जो मित्र हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हिंदी का पाठ्यक्रम समझने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप उनको बार बार देख सकते हैं। गोदान पर भी बनाया है, कहानियों पर बनाए हैं, उपन्यासों पर, कविताओं पर, भाषा को लेकर के। तो आप अगर आएंगे मेरे चैनल पर और देखेंगे इसको, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में भीष्म साहनी। आपने नाम सुना ही होगा, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे। उस दौर जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में 1915 में उनका जन्म हुआ था और 2006 के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके भाई बलराज साहनी को आपने नाम सुना ही होगा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता थे और जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और काफी उम्दा एक्टर के रूप में उनको जाना जाता रहा है। भीष्म साहनी ने बहुत सारी कहानियां लिखी और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विभाजन की त्रासदी पीड़ा को उन्होंने देखा, उन्होंने जिया, या कह सकते हैं कि उन्होंने भोगा उसको। तो इसलिए वो सारे दर्द, वो सारी चीजें उनकी रचनात्मकता में हमेशा नजर आती है। जैसे यशपाल के यहाँ नजर आती है झूठा सच, जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें भी ये सारी चीजें नजर आती है हमें। यशपाल के यहाँ मैंने कहा ना कि उनके यहाँ वो सारी चीजें नजर आती, क्योंकि यशपाल ने भी उन सारी चीजों को देखा था। ये सारे लेखक, अज्ञेय से लेकर के सारे लेखक उसी दौर के राइटर हैं। खुशवंत सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी किताब बहुत फेमस है। वो इत्तेफाक से इंग्लिश में लिखते रहे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त ख्याति मिली और वो उस जमाने के बड़े उद्योगपति, या कह सकते हैं कि बड़े आदमी के बेटे थे, तो उन्हें कुछ प्रिविलेज मिला और शायद उस पीड़ा को भोगते हुए भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा ले गए। तो इनके यहाँ मिलता है। फिर मंटो की पूरी कहानियां पढ़ेंगे, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चले जाते हैं क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए। और आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की मांग धर्म के आधार पर ही की गई थी और बाद में वो धर्म के आधार पर ही कंट्री बना। तो उस दौर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की या दुख और पीड़ा के उस अनंत सागर में लोगों को डुबो दिया। एक तरफ हिंदुस्तान आजाद हो रहा था और एक तरफ उसका बंटवारा। और बंटवारे की सबसे अधिक अगर कोई पीड़ा भोगता है तो पंजाबी लोग और बंगाली लोग भोगते हैं, क्योंकि बंगाल आधा कट गया, पंजाब भी आधा कट गया और हम बाकी जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उन्हें विभाजन का उतना एहसास नहीं है, क्योंकि हमने कभी वो दर्द नहीं देखा या हमारे पुरखों ने उस पीड़ा को नहीं भुगता, इसलिए हम उस पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे या उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भुगता है, आज भी आप जानते हैं कि गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में ननका नाम है ना। तो पंजाबी लोग जाते हैं अपना मत्था टेकने के लिए। और बांग्लादेश और भारत के साथ आपको पता ही आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते पॉलिटिकल एक मिसकम्युनिकेशन होता जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में एकदम पूरा स्थिति बदल गया है। और आपको पता है कि 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूरी जो उसमें वो क्या था, बांग्लादेश पहले पूरी पाकिस्तान था, तो बाद में उसके नेतृत्व में विद्रोह होता है और फिर भारतीय सेना उसमें हस्तक्षेप करती है। और इंदिरा गांधी का वो दौर था, तो उन्होंने फिर आर्मी भेजी और उस पर कह सकते हैं कि एक नया देश का निर्माण किया। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, वो फिर बाद में ही बांग्लादेश बन गया, जो भारत के पूर्व में है, जाहिर सी बात है। और आपको पता है कि वो बांग्ला के नाम पे बना, वो भी भाषा के नाम पे बना। जैसे पाकिस्तान उर्दू के नाम पे बना, इधर बांग्ला के नाम पे बना। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल हमारा जो राज्य है, वहां की भाषा भी बांग्ला है, तो एकदम बिल्कुल निकट का है। तो आधा बंगाल समझिएगा क्या बांग्लादेश बन गया और आधा इधर हिंदुस्तान में रह गया। तो उनकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को समझ सकते हैं। उन लोगों
के भी रिश्तेदार हैं, उनकी जमीन है। उस दौर की कल्पना कीजिए, अभी तो बहुत कुछ बदला है। और अब फिर जब पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही भारत के संबंध अभी बिल्कुल समझे कि पूरी तरह से सारा व्यापार सब चीजें बंद है, लेकिन बांग्लादेश तो एकदम सटा हुआ है ना, और बहुत बड़ी जो सीमा है वो भारत के साथ लगती है। और अब अभी जो बांग्लादेश में जो सत्ता है या जो सत्ता में जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है उसके हिसाब से शांति का बहुत जल्दी लौटना या लौटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बॉर्डर की जो तमाम परेशानियां हैं या विभाजन की जो पीड़ा है या धर्म के नाम या भाषा के नाम पे जब कोई इस प्रकार का विवाद खड़ा होता है तो उसकी सजा कौन भुगतता है? आम आदमी को ही भुगतनी पड़ती है। भीष्म साहनी पर हम चर्चा कर रहे थे और मैं चर्चा वहां तक इसलिए ले गया था कि विभाजन की और तमाम राष्ट्रीयताओं की बातें चल रही थी। भीष्म साहनी की दो कहानियां, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है, दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और विभाजन की त्रासदी और तमाम चीजों को लेके जुड़ी होने के कारण हम भीष्म साहनी पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे। अब उनकी जिस कहानी पर हम बात कर रहे हैं वो है चीफ की दावत। चीफ की दावत प्रकाशित हुई थी 1956 में, कहानी छपी थी ये। कब? 1956 में। और चीफ की दावत यानी कि जो आप जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं, आपका बॉस है, उसको आप खाना खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि आपको पदोन्नति चाहिए, आपको आगे बढ़ना है नौकरी में और ज्यादा पैसा कमाना है और ज्यादा पोजीशन चाहिए। और जाहिर सी बात है, हम सब ऑफिसों में नौकरी ही करते हैं और वहां पर बॉस की चमचागिरी करने की जो इंतहा होती है उससे हम सब परिचित हैं अच्छी तरह से, कि बॉस को खुश रखने के लिए लोग कभी मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं, तो कभी क्या लेकर आते हैं, कभी उसके बच्चों के लिए मिठाइयां लेकर आते हैं, तो कभी बच्चों के लिए ड्रेस, उसकी पत्नी के लिए साड़ी, उसके लिए कुछ गिफ्ट ना। तो किस प्रकार से बॉस की चमचागिरी करना एक तरह का मर्ज है। ये भी जिन लोगों को अपने आप को कुछ खास दिखाना होता है, कुछ खास तरह की चीजें करनी होती है, हमारे भी ऑफिस में यही हाल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हाल नहीं है। और इस प्रकार के चमचे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में। लेकिन इस कहानी में भी जो बेटा होता है, कौन? मिस्टर श्यामनाथ, जो इस कहानी का पात्र है। श्यामनाथ अपने बॉस को घर पे बुला करके पार्टी देता है, लेकिन अपनी जो बूढ़ी माँ है उसको लगता है कि ये उस पार्टी में जाने लायक नहीं है और वो कहीं ना कहीं उसे पुरानी होने का प्रतीक लगती है और उसको लगता है कि हमारी इंसल्ट करवाएगी। अब जिस माँ ने उसको जन्म दिया है उसी से उसको इतनी घिन आ रही है आज, और माँ उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन इसकी जो कहते हैं कि मंद बुद्धि वाला जो आदमी होता है उसकी क्या सोच होती है, कहानी उसी पर पूरी है। और बहुत ही अच्छी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है और समाज की यथार्थ या वास्तविकता को हमारे सामने बड़ी सरलता से अभिव्यक्त करने का उपक्रम करती हुई कहानी है। मैं पूरी कहानी को पढ़ूंगा और बीच बीच में व्याख्या करता चलूंगा ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें से कोई सवाल आएगा, बारीक छोटा वाला सवाल ही आते हैं नेट में, तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो उस लिहाज से भी इसमें बहुत सारी जो पॉइंट आउट है हम उस पर बातचीत करते चलेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। और मैंने भीष्म साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी बातचीत कर की। उनका तमस उपन्यास आप जानते ही हैं, जिस पर बाद में सीरियल बना था, बहुत फेमस है, आप यूट्यूब में जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं। तो भीष्म साहनी एक तरह से लोक स्वीकृत, जन स्वीकृत रचनाकार थे और ये बहुत बड़े नाटककार भी थे। इनके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है, माधवी है, कबीरा खड़ा बाजार में है, इस प्रकार के इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे। और मैंने कहा ना कि इनका भाई बड़ा अभिनेता था, तो बहुत सारे प्रिविलेज भी इनको मिले और उनका उपयोग भी किया और लगातार लोगों की मदद भी करते रहे और कह सकते हैं कि एक अच्छे लेखक के रूप में इनका नाम रहा। अब मैं कहानी पढ़ रहा हूं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया।
अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ को के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? क्या कह रहा है कि मेरी माँ का क्या होगा? इतना बड़ा बॉस आ रहा है, इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, और माँ अनपढ़, पुराने विचार की, पुराने सोच की, पुरानी वेशभूषा में बॉस के सामने आएगी तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ा देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। लेकिन क्या करना है कि मेहमान आएंगे तब तक माँ का काम निपट जाए और माँ अपनी कोठरी में चली जाए। कहाँ चली जाए माँ? बोला कि माँ अपनी कोठरी में। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है, जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधि से चल जाए। अब माँ भी तो चाहती थी ना कि बेटे का बड़ा बॉस आ रहा है भाई, तो काम सब अच्छे से हो जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाजें दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनको उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी पत्नियां होंगी, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती हुई और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं,
बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी? माँ, जो है वही पहन लूंगी। बेटा, जो कहो। पहन लूं? मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों को की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां बुड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं? बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। वो अपना दर्द बता रहे, लेकिन बेटे को उससे कोई मतलब नहीं है। माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया, उसका उससे कोई रंज भी नहीं है। वो अपनी दुनिया में मग्न है, क्योंकि उसका सब सेट है ना भाई। वो एक कंफर्ट जोन में है। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया? माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ भर कर ही आया हूँ। निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। अब देखिए, वो अपनी अपनी बात बता रहा है कि आप इस प्रकार की बात क्यों बोल रही हो। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर से माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहता कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी है वह, जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्त्री
काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात-बात पर हँसती, बात-बात पर सिर हिलाती, शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर बाएं से दाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई की कुछ कहने कहने न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाता हुआ कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थितियां संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच तो जानती ही होगी। क्या बोलते, तब तो तुम्हारी माँ सब जानती होगी ना। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तुम्हें तो कितने गीत याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैं
मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। पंजाबी में टप्पे होती है ना, पंजाबी है ना। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियाते भागी हरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? मतलब उन हाथों से कौन सा चीजें बनाई जाती, कौन सा काम होता है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती है? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई फुलारी, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देख कर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? माँ क्या कह रही है कि अब तो मेरी उम्र हो गई है बेटा, मैं क्या, मेरी आंखों से कुछ दिखता नहीं है ना। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर में छा चुकी थी। निस्तब्धता यानी शांति आ गई। सब तरफ बिल्कुल रात का मौसम था, समय था ना, तो सब सो गया, तो फिर आवाज कहाँ से आएगी? केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी, ओ अम्मी कर रहा है। अब देखिए, जो माँ हर चीज से डरी हुई है बेचारी, यहाँ बेटे का काम देखिए, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि माँ कहाँ काम आ रही है उसके लिए। अगर यही कुछ और हो जाता तो शायद माँ को वही वो मार देता या उसको पिल पड़ता उसके ऊपर, जो कि वो हमेशा से गुस्सा हो रहा उसके ऊपर। लेकिन अब उसका बॉस खुश हो गया तो इसको लग रहा है कि बस मेरा काम हो गया तो माँ मेरे लिए उपयोगी है। तो ये सब वो मध्य वर्ग है भारत का, जो अपने लाभ के लिए हर चीज को अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये कहानी कब की है? 1956 की है और अब 2024 में बात कर रहे हैं। आज जो हमारे पास एक विशाल मध्य वर्ग है, उसकी मानसिकता ठीक इससे भी कई गुना घटिया हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों में डूबा हुआ है। उसको पैसा चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ऐश चाहिए, उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों में मग्न है पूरी तरह से, कि मैं अपना भला कैसे कर सकता हूँ। भाई भाई का गला काटने को तैयार है। और हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, मतलब धन पर इतना लोलुप्त हो चुका है ये वर्ग कि इसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर सिर पेशानी पर यानी कि उनके चेहरे ललाट पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखता। नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलवारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी फुलवारी नहीं फुलकारी है, फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर साहब खुश हो जाएंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी माँ, और तुम्हें फुलकारी बनानी होगी। तुम फुलकारी बनाओगी ना, फुलकारी कुछ ऐसा कुछ होता है कपड़े का बुनने का कुछ अच्छा सा जो दिखता है, जिसको आप दीवार पर लगा सकते हैं, है ना। तो उस तरह का उसे कुछ जो पंजाबी लोग अपने घरों में पंजाबी महिलाएं हाथ से बनाया करती है। जैसे महिलाएं महिलाएं बनाती है ना, हाथ से स्वेटर बना रही है, टोपा बना रही है, कुछ कुछ चीजें बनाती है, ऊन का बनता है, तो उसी का बनता है वो भी। तो बोल रहा है कि आप माँ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी तरक्की का सवाल है माँ। माँ तुझे धोखा देके चली जाओगी, ऐसा बोल रहा है। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहना कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। क्या बोल रहा, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। और वो अपने अफसर बनने का ख्वाब देख रहा है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा धीरे धीरे। उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। वो कह रहा है कि अगर मैं चमचागिरी ज्यादा करूंगा तो मेरा काम होगा, बाकी चमचे बहुत भरे पड़े हैं, किसी और को आगे बढ़ा देगा, मेरे को पीछे कर देगा। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। अब वो कह रही कि मेरी आंखों में दिखता नहीं है, बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन फिर भी कह रही है
क्यों अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो। जो बेटा उसको सिर्फ अपने इस्तेमाल, अपने उपयोग की वस्तु समझता है, उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। माँ है या नहीं उससे मतलब नहीं है, माँ उसके काम आ रही है इसलिए उसके लिए माँ है, बाकी वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। बस श्यामनाथ तो अपने कमरे की तरफ चले जाते माँ को, क्योंकि माँ ने बोल दिया ना कि मैं कर दूंगी। यही उसके लिए माँ की उपयोगिता है। और आज के जमाने में जिस तरह का समाज भौतिकवादी, जिस प्रकार की वस्तुवादिता है, जहां आदमी एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करना चाहता है, फालतू में किसी को एक सेकंड का भी वक्त आदमी देने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाता है। अगर आपके पास भी आ रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए आएगा। कहानी 1956 की, मैंने कहा ना 1956 की कहानी है, लेकिन करीबन 50 साल का समय हो चुका, ज्यादा हो चुका, और भी 60-70 साल का समय हो चुका है। और 70 साल में भारत का जो मध्य वर्ग तैयार हुआ है, उसकी मानसिकता किस प्रकार की है आप समझ सकते हैं। आप भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है। अविश्वास बहुत भरा पड़ा है लोगों में, कोई किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि सब तरफ चीटिंग है, सब तरफ धोखा है, सब तरफ बेईमानी है, सब तरफ सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है लोगों को, है ना। तो कहानी कहीं ना कहीं उस विडंबना बोध की बात करती है कि एक तरफ तो माँ को सम्मान देने की बात हो रही है और एक तरफ माँ को यूज करने की बात हो रही है। और माँ जिस तरह से अपने आप को सहज करना चाहती है, लेकिन वो सहज कहाँ कर पा रही है बेचारी, उसको सहज होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और परीक्षाएं पास करते रहिए और अपने भविष्य को और भी उज्जवल और उज्जवल बनाते रहिए। शब्बा खैर।